हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर अजय माथुर जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और हमारे साथ शुभमोय भट्टाचार्य जी भी जुड़े हुए हैं जो आर्थिक पत्रकार हैं। सबसे पहले डॉक्टर माथुर आपके पास आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे, भारत ने जो ये अहम लक्ष्य प्राप्त किया है, किस तरह से इसके महत्व को देखते हैं, किस तरह से जो एनर्जी चैलेंजेस है फ्यूचर के उसका भी समाधान देता हुआ दिखाई देता है? भारत और सभी विकासशील देशों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है, हमारे यहाँ ऊर्जा की बढ़ती चली जा रही है। हर साल लगभग बिजली की खपत 5% हर वर्ष बढ़ती है। इसका ये मतलब है कि हम लोगों को दिन में भी और रात में भी नई ऊर्जा संस्थाओं का को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है, ये जिस वक्त सूरज चमकता है या बिजली या पवन ऊर्जा बहती है उस वक्त तो होता, लेकिन बाकी वक्त क्या करें? भारत ने ये करके दिखाया पिछले साल में 2024 में कि नई बैटरी और पवन और सूर्य ऊर्जा को जोड़ के हम लोगों की जो नई फैसिलिटीज बनी वो बिजली हमको दे रही हैं कोयले से कम दाम में। जो नए कोयले के प्लांट बने हैं उनसे कम दाम में, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसका ये मतलब है कि जो विकासशील देश हैं उनको भी आगे चल के पूरी तरह से आप नवीकरणीय ऊर्जा की ओर से देख सकते हैं। क्योंकि देखिए ये एक ये इसमें जो आप सामान भी बनाते हैं, तकनीक भी बनाते हैं, जैसे आपने कहा, आप लोग भी इस पे इकट्ठा करते हैं, इससे आर्थिक विकास भी होता है और इसकी वजह बाकी जो दुनिया है उसको भी सीख मिलती है। कोई देखिए बाकी दुनिया को, जो विकासशील देशों से एक भारत में एक विकासशील देश है, भारत में जो हुआ उसको देख के और देश कॉपी करते हैं। हमारी तरफ से जो लोग हैं, जो तकनीक है, वो और देशों में पहुंच सकती है। यही मेरा काम है, मेरे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। हम लोग ये देख रहे हैं किस प्रकार से भारत की तकनीक और लोग अब बाहर भी उनकी कितनी चाहत है और किस प्रकार से अब दुनिया भर में जो भारत का मॉडल है, क्योंकि हम लोगों ने किया इसलिए और लोग भी कर सकते हैं। बिल्कुल, दुनिया भर में जो भारत का मॉडल है वो छा गया है एक तरह से और लगातार आगे भी बढ़ रहे हैं। शुभमोय भट्टाचार्य जी आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, जब हम इसके आर्थिक महत्व की बात करते हैं, एनर्जी का तो एक जो बेहतर ऑप्शन है वो है ही, लेकिन किस तरह से जो आम आदमी है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो उद्यमी हो, चाहे वो एक उपभोक्ता हो, उसके लिए ये किस तरह से एक बहुत अच्छी खबर है? रमा जी, आपको याद होगा पिछले साल बजट में ये प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम का ऐलान किए थे, सूर्य घर बिजली योजना, पीएम सूर्य घर बिजली योजना। इसका कॉन्सिक्वेंस, इसकी जो रूपरेखा है वो अभी हम धीरे धीरे देख रहे हैं। अभी 1 करोड़ फैमिली की बात हुई थी, लक्ष्य था, और आगे चलकर मैं इस बजट में भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो लक्ष्य को आगे बढ़ाया जाएगा। ये बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है। आप गरीब लोगों की, साधारण का कोई भी हाउस होल्ड्स, भारत के हाउस होल्ड्स हैं, उनके तरफ सरकार का मंशा इससे ये प्रतीत होता है कि उनके जो एनर्जी बिल्स हैं वो लगभग शून्य के पास आ जाए। ये एक बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा विप्लव है दुनिया में कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट हर घर में, अगर सूर्य घर बिजली योजना अगर फैल जाए, और जिसका मुझे पूरा आशा है कि वो फैल जाएगा, और डॉक्टर अजय माथुर साहब जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं और जिनकी दिग्दर्शन इस सेक्टर में हम कई साल से पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, वो आगे बताएंगे कि ये कितने बड़े तरीके से पूरे भारत में एनर्जी का जो कंजम्पशन, जिसको लेकर लोगों में गरीबी अमीरी का जो फर्क आता था, वो फर्क तकरीबन खत्म हो जाएगा। क्योंकि लोगों के पास एनर्जी और एनर्जी की जो जरूरत है वो सारी चीजें लोगों के पास
बिना खर्च के लोगों के पास आ सकेंगे। तो ये जो कि किसी को कितना यूनिट फ्री एनर्जी देना, कितना फ्री यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना, ये जो तर्क है, ये जो डिस्कोर्स है, इसका जमीन ही खत्म हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये जो इसके करने से, चूंकि हम उस 21st सेंचुरी में हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि जब हमारी हर काम में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की जरूरत इन हर चीज में आ गया है, उस वक्त ये एक जिसे कहते हैं मूलभूत बदलाव है लोगों की जिंदगी में, कि हर मायने में जब लोगों को बिजली एनर्जी की जरूरत है, तब अगर उसका खर्च अगर उनके लिए अगर सरकार काफी हद तक जीरो के पास ला सकता है, तो वो देश के लिए, उन लोगों के लिए कितना बड़ा बदलाव बन सकेगा। जी बिल्कुल, एक बड़े बदलाव की आप बात कर रहे हैं। डॉक्टर माथुर, आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि जब हम एनर्जी कंजम्पशन की बात करते हैं, उसकी ज़रूरतों की बात करते हैं, और आगे जिस तरह से आने वाले समय में लगातार ये बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो उसमें जो हमारी आयात पर निर्भरता है, उसको ये कितना कम करेगा, उससे कितना असर पड़ेगा, और उसके साथ ही जो भू राजनीतिक परिदृश्य होते हैं, जैसे रूस यूक्रेन बीच में हुआ, इसके साथ ही फिर मध्य पूर्व में जिस तरह से तनाव हुआ, उससे आपूर्ति श्रृंखला पर जो प्रभाव पड़ा, उन प्रभावों को भी ये कितना, इस तरह के जो अगर चैलेंजेस हैं उनको कितना कंट्रोल करने में मदद करेगा? भारत आज के दिन में लगभग 25% कोयला इंपोर्ट करता है। कोयला, जो कि हम ये सोचते थे कि शायद हमारे देश में जितना कोयला था हमारे लिए काफी है, लेकिन ये बात सही नहीं है। 25% तो आज की तारीख में हम इंपोर्ट करते हैं, ये जीरो हो सकता है। ये तो पहली बात है। लेकिन दूसरी ओर हम उसकी भी बात कर रहे हैं, जो हम तेल इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए सोलर इलेक्ट्रिसिटी से पानी को स्प्लिट करके हाइड्रोजन बनाते हैं, तो इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन को तेल की जगह आप फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो सीमेंट प्लांट हो, चाहे स्टील प्लांट हो, उन सब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर, लेकिन दिक्कत ये है कि आज की तारीख में जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो लगभग 4-4.5 रुपए पर किलो बनती है, और जो गैस से हाइड्रोजन बनती है, जो ग्रीन नहीं होती है, वो बनती है करीब $2 पर केजी के हिसाब से। तो ये जो दाम है ये कम होना आवश्यक है, लेकिन एक बार दाम कम हो जाएगा तो फिर आप ये देखेंगे कि जो हमारा इंपोर्ट है ऑयल का, वो भी कम हो जाएगा। जो चीज़ें आपने बोली, जो हम लोग जियो पॉलिटिक्स पर निर्भर हैं, उस पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। बिल्कुल। शुभमय भट्टाचार्य जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब आयात पर निर्भरता और जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर भी निर्भरता कम होती है, तो उसका किस तरह से सीधा असर जो है अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, और उससे कितना फायदा जो है, जब हम आम जन की बात करते हैं, क्योंकि हम उसी की भाषा में आपसे समझना चाहते हैं कि उनको कितना मिलेगा? जैसे हमने पहले भी कहा, ये सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इस तरह के स्कीम्स का बढ़ावा बहुत हद तक निर्भर करता है कि सरकार के पास कितनी एक्स्ट्रा सरप्लस तैयार होते हैं उसके ऊपर खर्च करने के लिए। यानी कि हमारी आयात कितना हद तक कम होता है, उस पर काफी एक इम्पैक्ट रहेगा लोगों के पास ले जाने के लिए, उसका बेनिफिट। तो ये तो डायरेक्ट एक कनेक्शन है। मेरा ये भी कहना है कि दुनिया में अभी भारत सबसे ज्यादा बड़ा कंजम्पशन मार्केट बन रहा है एनर्जी का। इसीलिए मैं ये नहीं सोचता कि हमारी जो कंजम्पशन की ग्रोथ है वो कुछ कहीं हमारे लिए एक बाधा, या कहीं किसी हालत से वो हमारे लिए एक चैलेंज बन रहा है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, बल्कि हमारी कंजम्पशन का जो दौर है, जो बढ़ रहा है, जो भारत के फास्ट ग्रोथ के साथ तालमेल रखकर चल रहा है, वो भारत के लिए एक नया आयाम तैयार कर रहा है। वो क्या है कि हम दुनिया में एनर्जी प्राइसेस किस तरफ जाएंगे, उस पर हम हावी हो सकते हैं, उस पर हम इम्पैक्ट कर सकते हैं। आप वैसे ही देखेंगे कि जैसे तेल का दाम इंटरनेशनल मार्केट में, तेल का दाम पिछले 2 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ सकता था, लेकिन भारत के रिफाइनिंग कैपेसिटी, भारत के पूरे ऑयल सेक्टर में भारत के जो पोजीशन था, उस वजह से सारे इंटरनेशनल एजेंसीज ने माना है कि तेल के बाजारों में ऑयल शॉक नहीं आया। इसका बहुत बड़ा श्रेय भारत का है।
तो इसलिए हम सिर्फ आयात करते हैं, इस पर ही मैं ये नहीं कहूँगा रामा जी हमारा पोजीशन बना हुआ है, हम आयात करते हैं, लेकिन साथ में हमारा पोजीशन आयात करने के साथ साथ हम इतने लार्ज क्वांटिटी में आयात करते हैं कि तेल, कोयला, इन सभी चीज़ों में, इन सभी बाजारों में स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा श्रेय भारतीय अर्थव्यवस्था का है कि हम उस पर जिस तरह से हमारी जो इकोनॉमी के डिमांड्स हैं उसके बेसिस पे चल रहा है। हम ये जरूर मान के चलेंगे कि जब तक फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे तेल, कोयला वगैरह, तब तक उनके रोल में हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे हमारे रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको लेकर आज का डिस्कशन चल रहा है कि जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी 500 गीगावाट तक बढ़ रहा है और आगे भी इसका 2030 तक लक्ष्य चलता रखा गया रहेगा, है जी। तो उसके साथ साथ हमारा ये जो एनर्जी सिक्योरिटी, जो मैं इंडिपेंडेंस से ज्यादा मानता हूँ, एनर्जी इंडिपेंडेंस नहीं, एनर्जी सिक्योरिटी का हमने जो एक वलय तैयार किया है, हमने जो रिंग तैयार कर रहे हैं, वो बहुत सशक्त हो जाएगा जी। बिल्कुल, इसी जो सशक्तिकरण की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ।